नमस्कार दोस्तों, कायल हिंदी एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बाबूलाल कायल आपके सामने फिर से उपस्थित हो चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ में या नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी स्वरों के बारे में। स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितने उनके प्रकार होते हैं, कितने उनके भेद होते हैं। और स्वर और व्यंजन की हमने परिभाषा भी देखी थी कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे व्यंजनों के बारे में। तो स्वरों के बारे में थोड़ी सी बता दूं आपको मैं। स्वर के बारे में हमने बात की थी पहले कि स्वर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और तीसरा प्रकार भी होता है इनका। तो देखिए, पहले दो प्रकार ह्रस्व और दीर्घ, इनके बारे में हमने बात की थी। पहले जो स्वर होते हैं चार, वो ह्रस्व होते हैं, बताए थे मैंने आपको, ए ई उ और ई। ये चार स्वर ह्रस्व होते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो होते हैं दीर्घ। और प्लुत स्वरों के बारे में हमने बात की थी। प्लुत वैसे कोई पर्टिकुलर कोई स्वर नहीं होता है और प्रत्येक स्वर प्लुत स्वर हो सकता है। हमने बात की थी कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें अगर एक सेकंड का समय लगता है, तो अगर दीर्घ में बोलेंगे 2 का लगेगा और प्लुत को बोलेंगे तो उसमें तीन गुना समय लगेगा ह्रस्व का। जैसे हम ए, फिर बोलते हैं ए, फिर बोलते हैं ए, ऐसे 3 बार जितना उच्चारण कर लेते हैं हम ह्रस्व स्वर का 3 बार, उतना समय उसमें प्लुत में लगता है। और एक हमने बात की थी संधि स्वर के बारे में, यानी संधि स्वर के बारे में। तो संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने बात की थी। हमने यहाँ पर कल हमने देखा था संधि स्वर या संधि स्वर कितने होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि एक दीर्घ होता है और एक होता है संयुक्त, या एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा होता है दोस्तों? जो दीर्घ संधि में बनते हैं, दोनों तरफ, मैंने कल बात की, दोनों तरफ समान स्वर हो तो कौन सा हो जाता है? दीर्घ स्वर होता है। जैसे इस तरफ भी ए है, इस तरफ भी ए, दोनों क्या हो गए? मिलकर आ, तो ये हो गया अपना दीर्घ स्वर। और दोनों तरफ अगर असमान हो, जैसे इधर ए आ जाए और इस तरफ ई आ जाए, तो क्या बनेगा दोस्तों? ए। तो ये कौन सा हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। तो इनके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। अब इनमें संधि स्वरों में वो भी हमने चर्चा कर ली थी। इसमें कौन सी संधि बताई थी? गुण संधि, ए और ओ में गुण संधि, और इनमें ऐ और औ में कौन सी बताई थी हमने? वृद्धि संधि। तो दोस्तों, यहां तक हमने कल चर्चा की थी। तो आज हम लेते हैं कौन सा टॉपिक है? व्यंजन का। तो व्यंजन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में परिभाषा हमने देख ली थी। क्या क्या परिभाषा होती है व्यंजन की? वे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र उच्चारित नहीं कर सकते, अर्थात हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और स्वरों के बारे में हमने क्या चर्चा की थी कि जो स्वतंत्र उच्चारित हो सकते हैं बिना किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता के, तो वो क्या हो जाते हैं? अपने स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन दोस्तों वो होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की, स्वर या व्यंजन की सहायता लेनी होती है, तो वो कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे ये मैंने लिख दिया व्यंजन वर्ण क, तो हम इसको उच्चारित नहीं कर सकते जब तक इसमें कोई वर्ण, जैसे मैंने ए मिला दिया तो ए मिलते ही क्या हो गया? ये क, अर्थात इसका ये अलंत है वो हट गया। तो हम अब इसका उच्चारण अच्छी तरह से कर सकते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। और एक को दूसरी परिभाषा मैंने ये बताई थी कि वे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य अपने जो मुखावयव हैं उनमें से फेफड़ों से निकलकर हवा बिना किसी स्पर्श के बाहर आ जाती है, बिना अवरोध के, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। और जिनको कहीं बीच में रुकना पड़ता है,
मुखावयव में जो स्पर्श करके आती है तो वो कौन से कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इतनी चर्चा हमने कल कर ली थी, पिछले वीडियो में कर ली थी। तो अब देखिए व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है कुल 33। इन 33 को हम अध्ययन की सरलता हेतु मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजन वर्णों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। अब कौन कौन से होते हैं वो 3 खंड इनके? पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, और दूसरे प्रकार होते हैं अपने पास में अंतस्थ, अंतस्थ, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? ये होते हैं 25, और ये होते हैं 4, और ये होते हैं अपने 4। तो 25 कौन कौन से होते हैं? क से लेकर मैं तक, और ये होते हैं ये, र, ल और व, और ये होते हैं स, स और है। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, और ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो दोस्तों मोटा मोटी बताओ आपको मैं, इनको बोलते हैं तो जीभ किसी मुखावयव में किसी अपने जो वाग्यंत्र से ध्वनि निकलती है, फेफड़ों से निकलती है, वो स्पर्श करके निकलती है। तो ये क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और ये अंतस्थ व्यंजन क्यों कहलाते हैं? जब हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है अर्थात प्राणवायु निकलती है, वो अंदर ही अंदर यानी बिना स्पर्श किए सीधी की सीधी आ जाती है, अर्थात ऊपर उठती है, फिर नीचे उठ, फिर ऐसी कैसी बाहर आ जाती है, अर्थात स्पर्श नहीं करती है। इसलिए इनको क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं ये। अब देखिए ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों इनको जब बोलते हैं हम, तो हमारी जीभ ज़्यादा घर्षण करती है, अर्थात जैसे हम बोलते हैं जैसे स स स, ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे जोर सा आता है ज़्यादा, इसमें हमें ज़्यादा मतलब कठिनाई से महसूस होती है इनको बोलने में, जो हमें जोर सा आता है। तो उसमें व्यंजन ये थोड़ी आवाज़ देखिए गर्म से निकलती है इसमें, तो इनको क्या बोल देते हैं हम? उसमें व्यंजन बोल देते हैं इनको। इसका थोड़ा सा विस्तारित रूप आगे देखेंगे हम। तो अभी देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक, स्पर्शी व्यंजन ये कितने होते हैं? जैसे पहले हम लेते हैं क वर्ग, क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं? क, ख, ग, घ और ङ। अब देखिए दोस्तों ये सही है क्या? मैंने पूछा आपसे कि ये वाला जो अक्षर मैंने पंचमाक्षर लिखा है, क्या ये, इसको आप क्या बोलते हैं? ये सही है क्या? कई बोलते हैं इसको नुक्ता, कई बोलते हैं और बिंदु, कोई और कुछ बोलते हैं। तो क्या ये सही जगह लगा है क्या? हाँ दोस्तों ये सही जगह लगा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अड़े नहीं बोलते, इसको अड़े न बोलकर इसको बोलते हैं हम ङ। तो इसका सही उच्चारण होता है दोस्तों ङ। जैसे मैं लिखूँ आप यहाँ पर ये न और ये, इसको उच्चारित करोगे तो क्या होगा? ङ। इस तरह से इसको बोला जाता है। अब आपको मैं बता दूं ये क्या चीज़ होती है। ये दोस्तों होती है पंचमाक्षर बिंदु, जो केवल इसी अक्षर पर लगती है। पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं इसको, जो अपने व्यंजन वर्ण होते हैं इनमें से केवल इसी अक्षर पर या इसी वर्ण पर लगती है, ये
बिंदु और कहीं पर भी नहीं लगती है। तो देखिए कौन कौन कितने होते हैं संख्या में, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे बता दो आपको, ये इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। देखो ये है अपने 2 लाइन होती है ऐसे, इसी पे अक्षर या वर्ण लिखा जाता है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं हम, इसे कह देते हैं दोस्तों हम शिरोरेखा। इसे कह देते हैं हम शिरोरेखा, अर्थात वर्ण के जो सर से होकर गुजरती है उसे क्या कह देते हैं हम शिरोरेखा। और इसे क्या कह देते हैं हम खड़ी पाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, खड़ी पाई। इसे बोल देते हैं हम खड़ी पाई। देखो ये अड़ाई लिखा तो यहां पर आएगी बिंदी, खड़ी पाई बोल देते हैं इसको। इनसे सब इनका वर्णों का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका आपको मैं संशय वो दूर कर देता हूं। जैसे अपने पास में ये एक अक्षर है, ये शिरोरेखा हो गई और ये खड़ी पाई होगी, ये अपने पास में एक वर्ण है। तो वर्ण यहाँ पर एक बिंदी लगा देते हैं हम, और एक यहाँ पर भी लगा देते हैं, और एक बिंदु लगता है यहाँ पर और एक ऊपर लगता है दोस्तों। ये 4 बिंदु लगते हैं अक्षर के। तो इन चारों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, 4 कौन कौन से होते हैं और कब कब लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, पंचमाक्षर बिंदु है जो वर्ण के आगे लगता है। और सिर्फ ये एक जो पंचमाक्षर होता है क वर्ग का, तो उसके लगता है दोस्तों। जैसे एक नई परिभाषा आ गई आपके सामने, मैंने बोला क वर्ग, तो यहाँ पर जो पहला अक्षर होगा जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, हम इस तरह से बोलेंगे, उस तरह से नहीं जैसे बोलते थे पहले। मान लीजिए मैं बोल दूं क वर्ग और एक आएगा आपके सामने ककार। जैसे हम बोलते थे ना पहले क से कबूतर, ख से खरगोश, उस तरह से न बोलकर क को क्या बोल देंगे ककार, ख को खकार। इस तरह से हम इनका उच्चारण करेंगे, बार बार आएगा तो मैं बोलूंगा क वर्ग, तो समझ आना आप कि कैसे न तक, अर्थात संपूर्ण जो 5 वर्ण है क वर्ग में, क की लाइन बोल सकते हैं आप उसमें उसको। तो क की लाइन में 5 वर्ण है, उन सब की बातें यहाँ पर हो रही है। तो देखिए ये क्या है, अपना पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं इसको। ये एक ही वर्ण पर, सिर्फ एक पंचमाक्षर बिंदु हिंदी में केवल एक ही वर्ण के ऊपर लगता है, जो ये लगा हुआ है। अर्थात क वर्ग का पंचमाक्षर होता है, उसी पर ये लगता है। अब देखिए दूसरा, ये वाला देख लीजिए पहले, ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। जैसे वर्ण के ऊपर लगता है ऐसे, ये क्या होता है अनुस्वार। ये दोस्तों मैंने बताया था कल आपको कि ये व्यंजन के ऊपर नहीं लगता है। आप सोच रहे व्यंजन के ऊपर है, नहीं, ये व्यंजन के ऊपर नहीं है। इसको हम करेंगे, विच्छेद करेंगे इसका, इसमें से ए अलग हो जाएगा और ये ए के ऊपर ही है, न कि ये क के ऊपर है, ये ए के ऊपर ही है। ठीक है ना, आप समझ रहे हो। सर आपने कल बताया था कि ये व्यंजनों के ऊपर नहीं लगता है और ये लगा हुआ है, तो नहीं दोस्तों, ये किसके ऊपर है, ये ए के ऊपर ही है, न कि इस व्यंजन वर्ण क के ऊपर है। तो ये हो गया आपका अनुस्वार। तो और अब आगे देखिए, इसको देख क्या बोलते हैं। ये दोस्तों होता है ताड़नजात चिन्ह या उत्तक्षिप्त व्यंजन, जिसको बोलते हैं ताड़नजात, उत्तक्षिप्त चिन्ह या फेंका हुआ, इस तरह से इनको बोलते हैं। इस चिन्ह को बोलते हैं ताड़नजात चिन्ह, ताड़नजात चिन्ह, इसको बोलते ताड़नजात चिन्ह या उत्तक्षिप्त व्यंजन। उत्तक्षिप्त व्यंजन चिन्ह, इनके नीचे ये लगता है, या बोल देते हैं इसको फेंका हुआ। अब वो बताता हूं दोस्तों आपको हम कैसे बोलते हैं इनको। ये दोस्तों सिर्फ 2 ही वर्णों पे लगता है हिंदी में, केवल ये 2 ही वर्णों पे लगता है। जैसे ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण सिर्फ 2 पर लगता है। अब मैंने बताया आपको ट वर्ग, तो वही बात होगी। ट वर्ग में संपूर्ण आगे ट, ठ,
डे, डे और अड़े। तो मैंने बताया टैवर का तीसरा और चौथा, तो 1 2 ये तीसरा और ये चौथा, इन दो पर ही प्रयुक्त होता है। हम बोलते हैं इनको अड्डे, अड्डे, अड़े और अड्डे। तो दोस्तों ये है अड़े आपका। और अब सोचोगे सर आपने ये तो बता दिया, चलो ये अपने हिंदी में वैसे काउंटिंग नहीं होते हैं वर्णों में, वैसे दूसरे वर्ण होते हैं उनमें गिन लेते हैं। हिंदी में जो 33 वर्ण होते हैं उनमें ये नहीं होते। इनको क्या बोलते हैं हम? ताड़नजात चिन्ह। हम इनको बोले, उच्चारण में फर्क देखिए आप पहले तो, इसको क्या बोलते हैं हम? डे, और इसको बोलते हैं डे। तो डे का क्या होता? डी, और डे का क्या हो जाएगा? डी एच। अब डे, डे और डे, लेकिन यहाँ उच्चारण में देखिए इनमें फर्क होगा आपको। यहाँ पर बोलेंगे हम आर और यहाँ पर बोलेंगे आर एच। अड़े है तो अड़े का क्या उच्चारण? अड़े से किससे संबोधित करेंगे हम? आर से, और अड़े को करेंगे हम आर एच से। तो देखिए दोस्तों बता देता हूँ आपको मैं, जैसे मैं लिखूं लक्ष्मणगढ़, या मान लीजिए लिख दूं बाड़मेर, तो अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? BARMER। तो आ गया दोस्तों, देखिए आप अरे, यानी इस अड़े का उच्चारण कहां से हो गया? आर से हो गया। अब देखिए फिर एक, जैसे लक्ष्मणगढ़ लिख दिया मैंने, लक्ष्मणगढ़, तो इसकी स्पेलिंग दोस्तों कैसे लिखेंगे? LAXMAN और GARH। मेरा समझाने का मकसद आपको यही है कि ये देखिए आप यहां से इस डे को क्या बोल दिया हमने? RH लिख दिया हमने। तो जहां पर ये RH आता है या फिर अड़े की जगह आर आता है, तो उसको दोस्तों ये उत्तक्षित व्यंजन बोलते हैं, या फेंका हुआ। जैसे हम फेंका हुआ क्यों कहते हैं इनको? उत्तक्षित क्यों कहते हैं? हम बोले अड़े तो जीभ ऐसे झटका खाते हैं, अड़े, झटका खाते हैं ढे, झटका खाकर और आवाज बाहर निकलते, जैसे अंदर से किसी ने अपने फेंका हो, इस तरह से आवाज बाहर आती है। तो उससे क्या कह देते हैं हम? ताड़नजात या उत्तक्षित व्यंजन कह देते हैं। तो दोस्तों इसका चलन अब संस्कृत में नहीं था, अड़े का और अड्डे का संस्कृत में चलन नहीं था, इसका बाद में चलन हुआ था। पहले संस्कृत में डे और डई बोले जाते थे। अब देखिए दोस्तों इसकी बात हो गई अपने, अब ये बच गया एक, इसको बोलते हैं दोस्तों नुक्ता। अब आप तो शायद पहले समझ रहे होंगे कि सबको नुक्ता ही बोलते हैं, नहीं, नुक्ता तो सिर्फ एक ही होता है, इसी को बोलते हैं क्या? नुक्ता। यह नुक्ता कहां पर लगता है? यह नुक्ता लगता है मात्र 5 वर्णों पर, क, ख, ग, ज और फ। ये जो 5 वर्ण होते हैं हिंदी में, इन पर नुक्ता लगता है। क, ख, ग, ज और फ, इन 5 वर्णों पर दोस्तों क्या लगता है? नुक्ता लगता है। और नुक्ता लगते ये हिंदी के शब्द नहीं रह जाते हैं, वो अरबी या फारसी के हो जाते हैं। तो जब तक ये नुक्ता नहीं है नीचे इनके, उसको क्या कह देते हैं हम? हिंदी के। और जैसे हम बोलते हैं क, ख, ग, ज, फ, तो इस तरह से बोलते हैं, फिर नुक्ता लगते हैं इसको क, ख, ग, ग, ये इस तरह से इनका उच्चारण कर लेते हैं। तो 5 वर्ण ऐसे होते हैं जिन पर ये नुक्ता लगता है, क, ख, ग, ज और फ। अब देखिए दोस्तों एक बता दूं बात आपको मैं, एनसीईआरटी में केवल 3 पर ही दिया हुआ है, क, ज और फ। लेकिन इसका एक जिस व्यक्ति ने हमें बताया था कि ये अरबी फारसी के वर्ण होंगे, तो वो कौन थे? वो थे सन 1913 में जिनको हिंदी का निदेशक बनाया गया था, अर्थात हिंदी विभाग का निदेशक बनाया गया था। उनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो उन्होंने कहा था सन 1913 में, जो भाषा विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए, निदेशक बनाए गए थे, उन्होंने कहा था ये कि 5 वर्णों पर ये नुक्ता लगता है और हिंदी का नुक्ता लगते अरबी फारसी के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? ये अरबी फारसी के वर्ण हो जाएंगे। अगर इन पे नुक्ता लगा दिया गया 5 पर, तो ये अरबी और फारसी भाषा के हो जाएंगे, न कि हिंदी के
रहेंगे। जब तक इनके ऊपर नुक्ता नहीं है वो क्या कहलाएंगे, हिंदी के कहलाएंगे। तो दोस्तों सन 1913 में ये इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था। अगर प्रश्न आ जाए 3 में 3 करना है या 5 करना है, तो दोस्तों पहले तो एनसीईआरटी ने 3 लिख रखा है, लेकिन जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है उन्होंने 1913 में जो भाषा विभाग के निर्देशक थे उन्होंने 5 बताया है, तो 5 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने निर्देशक थे, उन्होंने बताया है। और देखिए ये वर्ण जो सारे के सारे हैं, जो नुक्ता लग जाता है इनके ऊपर, नुक्ता लगते ही कौन से हो जाते हैं, संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। जैसे च, छ, ज, ज, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह से इनका उच्चारण भी वो हो जाता है, क, ख, ग, घ ऐसे, तो ये क्या हो जाते हैं, अपने संघर्षी व्यंजन कहलाने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। क वर्ग के बारे में मैंने कहा था विस्तार से बताऊंगा, तो प्रत्येक मैंने यहाँ पर वर्ण को टच किया, प्रत्येक चीज़ आपको बताई है। फिर भी अगर कोई इसमें से कोई क्वेश्चन हो आपका नहीं कि सर ये छूट गया, ये नहीं बताया गया, तो वो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों जब तक आप विस्तृत अध्ययन नहीं करोगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। आप पढ़ रहे हो, चाहे पटवारी की तैयारी करो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की करो, या एसआई की करो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की, जो भी कर रहे हो, अगर आप उस परीक्षा को या एग्जाम को ध्यान में रखकर और हिंदी की सिर्फ शॉर्टकट देखोगे तो आपको दोबारा फिर पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने ये जो विस्तृत अध्ययन है वो कर लिया एक बार में ही, तो दोस्तों आपको ये चीज़ दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे, आप सिर्फ उसको एग्जाम टाइम पर आप देखकर जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो ड्रे पे चलता हुआ और वही क्वेश्चन आपसे पूछने लग जाए। नहीं, बार बार चेंज हो रहे हैं नियम, तो बार बार एग्जामिनर में अलग लगा रहे हैं, और वो क्वेश्चनों को जो लिपि है या जो भी है वो चेंज कर रहे हैं, जो मानदंड है वो चेंज कर रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लोगे तो आपको कहीं भी दिक्कतें आने वाली नहीं है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर बाहर से पूछ ली तो आप समझोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपने विस्तृत अध्ययन नहीं किया। तो देखिए दोस्तों दूसरा आता है अपने च वर्ग। च वर्ग में होते हैं छ, ज, झ और ये। तो देखिए दोस्तों अब इस च वर्ग में ये जो व्यंजन है ये पहले बोला जाता था, इस तरह से उसको लिखा जाता था। अब ये अमानक रूप हो गया है हिंदी में, अब इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। आपने भी कई जो पुरानी बुक्स हैं उनमें देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ, लेकिन अब इस समय ये प्रचलन में नहीं है। वर्तमान में क्या हो गया, अमानक रूप मान लिया जाता है इसको। ये हो गए अपने च वर्ग। अब देखिए दोस्तों ट वर्ग। ट वर्ग, तो ट वर्ग में होते हैं अपने ट, ठ, ड, ढ और अण। ये 5 होते हैं। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी पहले ही, ढ और ड के बारे में। ड के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि इनके नीचे जो ताड़नजा चिन्ह जिसको बोलते हैं, इसको नुक्ता मत बोल देना दोस्तों। पहले बताया था मैंने आपको कि जिन ये लगते हैं इनके नीचे, इनको ताड़नजा चिन्ह बोलते हैं, जबकि नुक्ता मैंने बताया था आपको यहाँ से लगता है, वो लगा के दिखाया था ना मैंने, ऐसे क के ऊपर ऐसे यहाँ पर यहाँ लगता है नुक्ता। ये ताड़नजा चिन्ह जो लग जाते हैं यहाँ पर, तो इनका जो स्वर वो जो बोलने का जो है स्थान वो बदल जाता है। जैसे इनको बोलते हैं हम रिटोर शाणा मूर्धा, तो ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं और लगते क्या हो जाते हैं, स्पर्शी, ये संघर्षी हो जाते हैं ये लगते ही। अब देखिए फिर ये हो गया। अब फिर देखिए तय वर्ग। तय वर्ग, तय वर्ग में तय,
त, थ, द, ध और न। अब देखिए यहाँ पर भी दोस्तों हम द को ऐसे लिखते हैं, हमारी आदत है हम इस तरह से भी लिख देते हैं, लेकिन ये भी क्या होगा दोस्तों, अमान्य। इसको भी अमान्य नहीं है, क्योंकि हमारा एक नियम है कि जिस वर्ण के ऊपर गुंडी लगती है, अर्थात एक तो थ पर लगती है और द पर, उसके ऊपर से शिरोरेखा ये सीधी की सीधी नहीं गुजरती है, अर्थात इसको यहाँ से कटना होता है। देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये ऐसे नहीं लगती है, ये ऐसे लगती है। जैसे द है तो यहाँ पर ये इसके ऊपर से ये शिरोरेखा नहीं जा सकती, तो ये द ऐसे लिखा जाता है। तो द वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, वर्तनी में शुद्ध नहीं लगता, क्योंकि जिन वर्णों के ऊपर गुंडी लगती है उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती। और एक दूसरी चीज, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग के ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है। देखिए कैसे, मैंने लिखा प्रातःकाल, प्रातःकाल। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ये शिरोरेखा यहाँ पर बीच में से तोड़ दी है, क्योंकि ये बीच में से नहीं जा सकती। तो प्रातःकाल, क्यों आप सोचते हो सब तो एक ही है, इसको मिला भी सकता था, लेकिन क्या होता है कि विसर्ग के ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजर सकती। तो इस तरह से देखिए आप, ये अपने न तक हो गए, फिर आता है अपना पै वर्ण। तो पै वर्ण होता है, देखिए इसको पै वर्ण, सॉरी पै वर्ग, पै वर्ग। इसमें होते हैं पै, फ, ब, देखिए भी इसमें गुंडी है, ब और मैं, प, फ, ब और मैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये ब ऐसे लिखा है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, ऐसे आदत बनी हुई है, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या इसको अमान्य माना जाता है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, इसको भी ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में मैंने चर्चा कर ली, इनको क्या कहते हैं हम आगे, चलो आगे और देख लें थोड़ा सा इसको, इनको क्या कहते हैं। मैंने बताया था आपको स्पर्शी व्यंजन, और इनका एक नाम और है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। अब ये बात देखने लायक है दोस्तों, इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपने 5 अक्षर या 5 वर्ण जिस लाइन में होते उसको क्या कह देते हैं, हम वर्ग कह देते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ 5 हो गए, फिर च, छ, ज, झ, ये भी 5 हो गए। इस तरह से मैं तक, अर्थात प, फ, ब, म, यहाँ तक कितने हो गए अपने पास, कुल कितने वर्ण हो गए 25, या कुल कितने व्यंजन हो गए 25। तो इन 25 को क्या कह देते हैं, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि जिस लाइन में जिस पंक्ति में 5 वर्ण हो उस लाइन में क्या कह देते हैं, हम वर्ग कह देते हैं। तो ये क्या हो गए अपने 25 क्या हो गए, वर्गीय व्यंजन। अब देखिए आगे आता है अपना अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ ये वर्ण मैंने पहले बता दिया आपको कि ए, ये, रे, ल, व, ये ल को क्या कह देते हैं, हम अंतस्थ व्यंजन कह देते हैं। जो संख्या में होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं ये, रे, ल, व, ये, रे, ल और व। ये ल, व 4 के होते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर आते हैं दोस्तों, देखो ये 4 ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और 4 ही क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये होते हैं स, और है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन।
अब ये सह देखिए, ये तालव्य है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे बाद में। ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है तो मूर्धन्य है, और ये दंते स है, तांत से बोला जाता है, इसलिए क्या है ये दंते स होता है। इन पांचों वर्गों को, यानी अब देखिए स्पर्श इनको कहते हैं क्यों है कि इन पांचों वर्गों को जो मैंने बताए थे ऊपर, वर्गीय व्यंजन, जो 5 वर्ग होते हैं, कैसे लेकर मैं तक 5 वर्ग होते हैं, इनको क्या कह देते हैं हम, वर्गीय व्यंजन कह देते हैं। तो इन पांचों वर्गों को जीव या किसी न किसी मुखावयव को स्पर्श करने के कारण क्या कह देते हैं, इनको स्पर्शी व्यंजन कह देते हैं। और देखिए तथा ये किसी न किसी वर्ग का होने के कारण इनको क्या कह देते हैं, वर्गीय व्यंजन कह देते हैं। ये 2 परिभाषा मैंने आपको बता दी है। और इनकी संख्या कितनी हो, टोटल 25 होती है। किनकी, वर्गीय व्यंजन की या स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 33, और इनमें अंतस्थ और उष्म व्यंजन जो संख्या में 4 हैं वो मिल जाते हैं, तो कितनी हो जाती है, संख्या 33 हो जाती है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है, और अब कल हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, और कल हम मिलेंगे इसी समय, और देखते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट करें, कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है कोई बताए बिना, तो कमेंट ज़रूर करें।